चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो है हमारा जनवरी 25 का ऑडिट के पेपर का रिव्यू या डिस्कशन। बच्चों, आपने बहुत सारे रिव्यू और भी अगर देखे हों, नेट पे भी बहुत सारे रिव्यू अवेलेबल हैं। दे आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट वो ऑलरेडी गेव एग्जाम। ठीक है, अपना रिव्यू थोड़ा अलग तरह से है। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं या जो अभी मई 25 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, हमारा एग्जाम के पेपर का रिव्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड है, तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छे से हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑडिट के पेपर पर। जैसा आपको पता है कि ऑडिट के पेपर में भी हमारा 30 मार्क्स का पार्ट है एमसीक्यू का और 70 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव का। तो पहले क्विकली एमसीक्यू वाले पोर्शन पर आते हैं। लेट्स सी कि हमने जो पढ़ा है कहीं कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया। चलो बात करते हैं बच्चों, थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों। एमसीक्यू केस स्टडी पढ़ना है। CAF has been appointed as an auditor of manufacturing entity. Pursuant to appointment, CAF planned to assess the RMM. During this process, CAF observed that entity has identified various controls to mitigate the risk. The entity has implemented a controlled named target whose objective is to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objectives. कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा? कहाँ की बात हो रही है सोचिएगा। On completion of RAP, CAF was wondering as to how he can verify the existence of a related party relationship. अचानक से इंटरनल कंट्रोल से जंप हो गए रिलेटेड पार्टी पर। अब वो दिन गए जब एक टॉपिक को, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर केस स्टडी बनती थी और वही चलती थी। अब केस स्टडी के हर पैरा में कुछ नया है, कुछ नई बात हो रही है हर पैरा में, और फिर उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पैरा जहां हमारी बात कर रहा था सर जनरल आईटी कंट्रोल्स की, सर दूसरा पैरा बात कर रहा है SA 550 की। चलिए, सो ऑन कंप्लीशन ऑफ RAP, CAF was wondering as to how he can verify the existence of related party relationship and transactions. So he consulted one of his colleague CAZ who suggested following ways to identify the same. ये थोड़ा येलो बैकग्राउंड वाला पार्ट है बच्चों, इसलिए ऐसा है। व्हाइट वाला बैकग्राउंड आएगा तो और बेटर दिखेगा। होप विजिबल है अभी आपको। चलिए, तो अब बच्चों यहां पर सेकंड पैरा में क्वेश्चन ये रेज कर दिया कि सर रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 प्रोसीजर उसके कलीग ने सजेस्ट किए। पहला, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, entities income tax return, inventories records maintained by the entity and life insurance policy acquired by the entity. क्या ये चारों से हमें रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या चारों से मिलती है? पढ़ो ना जरा। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी, एंटिटीज इनकम टैक्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड में क्या रिश्तेदारों के नाम होते हैं? यार ये वाला थोड़ा असंगत प्रतीत हो रहा है। देखते हैं आगे, इस पे जरूर क्वेश्चन बना होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, ongoing through the financial statement provided by the entity, CAF has observed that entity has significantly borrowed the amount during the financial year 23-24. अब borrowing की बात है ना, एकदम बेहतरीन बॉलीवुड मसाला मूवी, सब कुछ है इसमें, है ना। पहला पैरा अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। चलिए साहब, तो ongoing through the financial statement provided by the entity, CAF has observed that entity has significantly borrowed the amount during the financial year. CAF wanted to ensure that all borrowing on the balance sheet represent valid claims by bank or other third parties. Accordingly, he performed following procedure. सर यहाँ पर CA जो है वो देखना चाहता है कि बैलेंस शीट डेट पर जो बोरोइंग आ रही है वो सब है या नहीं है। बात करेंगे इसके लिए भी हम, कौन सा असर्शन है ये भी समझेंगे। अब उन्होंने इसके लिए बताया, अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म्ड फॉलोइंग प्रोसीजर। ये चैप्टर तो अभी अपन ने पढ़ा है, 1 से 5 तक पढ़ा है। अब 6 से 7 तक क्या है,
ताजा ताजा कल ही खत्म किया है। तो यहां ये 4 स्टेप्स, 4 प्रोसीजर लगा रहा है। क्या ये सब इस पर्टिकुलर असर्शन को एड्रेस कर रही है? क्या सोचिएगा, रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, recomputed the interest on borrowing, reviewed board minutes for approval of new lending agreements, and agreed loan balances and loan payable to the loan agreement। ये 4 प्रोसीजर उसने लगाए ये चेक करने के लिए। इस पे भी निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन होगा। अभी ये देखो बच्चों, 3 पैरा में 3 बातें हो गई अब तक। नेक्स्ट, CAF decided to perform analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of purchase quantity and price। ताजा ताजा कली खिली है। अरे कली का पढ़ा था ना, ताजा ताजा याद है? रीजनेबलनेस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, वो वाला एनालिटिकल प्रोसीजर कहां पढ़ा था? परचेज में, परचेज में पढ़ा था। 4th पैरा में फिर एक और नई बात आ गई। ठीक है साहब। फॉर दिस CAF स्क्रूटिनाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर्ड द सेम विद प्रीवियस ईयर्स with closing stock. The variation observed were discussed with the management of the entity। यहां तक की पूरी मूवी समझ में आ गई, सब कुछ है इसके अंदर। हिट मूवी साहब, है ना। बेस्ड ऑन दिस अब हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय CAF इज सुइटेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग बोरोइंग। तो बोरोइंग के रिगार्डिंग क्या कंसर्न था उसका, कि क्या सारे वैलिड बोरोइंग बैलेंस शीट में आ रहे हैं, एग्जिस्ट है या नहीं उस डेट को। देख लेते हैं सर। देखो प्रोसीजर 1 2 3 4, 4 प्रोसीजर थे बच्चों। कहां गए ये रे 4। रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन ये वाला तो हमारा कट ऑफ का पॉइंट होता था, बोरोइंग के अंदर तो नहीं आता था ज्यादा। ठीक है। देन रिकम्प्यूटेड द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सर इससे क्रॉस कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू आती है। ठीक है। रिव्यू बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट। सर हर लोन के पीछे अप्रूवल जरूरी है, ये रिलीवेंट तो है। फिर अग्रीड लोन बैलेंसेस एंड लोन पेबल्स टू लोन एग्रीमेंट। सर लोन एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर तो स्टार्टिंग में सैंक्शनड अमाउंट होगा, रिपेमेंट होते 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 कम हो गया होगा, बैलेंस शीट डेट वाला अमाउंट डायरेक्टली वहां से शायद मैच नहीं होगा। तो हमें अगर ये देखना है कि बैलेंस शीट डेट पर जो हमारा लोन है या जितने भी लोन दिए थे, जितने भी लोन हमने लिए वो सब यहां आ गए हैं क्या। सर हर लोन का जिक्र जरूर जरूर से मिनट्स में होगा। मोस्ट सुटेबल प्रोसीजर टू इंश्योर वेदर ऑल वैलिड लोन्स अपीयर इन द बैलेंस शीट और नोट इज नंबर प्रोसीजर 3 चैप्टर 5 से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो बच्चों केस स्टडी में भी उन्होंने मल्टीपल चैप्टर घुसा दिए। दिस इज ए चेंज इन पैटर्न। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए हम फेस टू फेस इस पेपर को पूरा एट लेंथ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही चलें या क्विकली स्नैपशॉट बता दूं, वो भी अपने पास ऑप्शन है, दोनों ऐसे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। डू यू एग्री विद ऑल द वेज सजेस्टेड बाय CAZ टू CAF। CAZ ने CAF को क्या बताया था? फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ सर CAZ ये है। इसने किस बारे में बताया था? सर रिलेटेड पार्टीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है अपना? डू यू एग्री विद ऑल दी वेज सजेस्टेड बाय CAZ। ऑल, उसने 4 तरीके बताए थे रिलेटेड पार्टी पता करने के। क्या क्या थे वो? पहला सर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो इंफॉर्मेशन दी है वो देखो। दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न देखो बराबर। तीसरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड देखो। ये वाला असंगत है, ये यहां मैच नहीं हो रहा। चलिए आंसर पर आते हैं। नो, सजेशन 3 इज नॉट करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ये कहां से आ गया? चैप्टर नंबर 4 से। हम चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है SA 550, तो चैप्टर नंबर 4 से आ गया 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। 3rd नंबर पर आते हैं बच्चों। CAF परफॉर्म्ड
Which of the following analytical procedure to obtain the audit evidence with respect to the overall reasonable of purchase quantity and price of raw material? बच्चों याद करो, कल भी जब मैंने पढ़ाया था तो उस पे VVIMP लिखा हुआ था और आपको बोला भी था एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट आता है ना यार बच्चों, डायरेक्ट ही तो पूछा है। आपको प्राइस, रीजनेबलनेस, क्वांटिटी सब लिखकर डायरेक्ट पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर है। इन चारों को पढ़ लेते हैं। कंजम्पशन, स्टॉक कंपोजिशन, ट्रेंड और रेशो हमने बात की थी, बाकी सब तो अदर एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये वाला कौन सा हो जाएगा फिर? कंजम्पशन, क्योंकि ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नाम दिया है। ऐसा मत सोचना सर आपने तो दो पढ़ाए थे, इधर कंजम्पशन था और इधर एक और कंपोजिशन था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर तो कंजम्पशन की डिटेल मिलती है, कंपोजिशन की नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो बच्चों थर्ड वाला अगेन चैप्टर 5 से परचेस को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन, बराबर है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाला, कंट्रोल टारगेट। ये टारगेट उन्होंने अपना नाम दिया है, ठीक है। देन विल बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग। सर जो टारगेट उन्होंने जो कंट्रोल डिजाइन किए हैं वो आपके अकॉर्डिंग कौन से वाले कंट्रोल हैं? तो ये चार बताए, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन। हम बोलेंगे डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। याद करो, देखो मैंने ये निकाल के रखा आपके लिए क्योंकि आपको याद नहीं आएगा। ये देखो जनरल आईटी कंट्रोल का ये चार्ट पढ़ा था, कैसे पढ़ना इसे बात की थी कि 5 तरह के कंट्रोल थे यहां पर, और हर एक के साथ हमने ऐसा पढ़ा कि सर दिस डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल आर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इस कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन इज टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। याद आया? ऐसे पढ़ा था हमने, इसी तरह से पढ़ा था। 4 ही हैं, 5 सॉरी गलत बोला, 4 ही हैं। तो ये हमने इस तरह से पढ़ा था। इसको हमने स्पेशली बात की थी कि सर इसमें प्रोडक्शन की बात की थी, हमने बोला बैच प्रोसेसिंग, बैकअप, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन इस छोटी सी बात को लेकर बना दिया बच्चों। बोल रहे हैं कि ये कौन सा, देखो इससे रिलेटेड लाइन आपको वापस ऊपर लेके चलता हूं। ये रहा, the entity has implemented a control whose objective to ensure that production system are processed to meet financial reporting objective। अगर ये बात मिस हुई भी होती है हमारे से कि प्रोडक्शन सिस्टम कहां आता है, पर हमने मिस करी क्या? नहीं करी बच्चों। ये देखो प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस, आप सबके पास ये चार्ट होगा, ऐसा कि ऐसा ही होगा लिखा हुआ, देखना आप, राइट? तो बच्चों ये डायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन हमको यहां से पूछा गया। हमने इसको बोला सर ये चैप्टर 3 से आया है, आईटी इन्वायरमेंट, ऑडिट इन आईटी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन सर हमको ये पूछा है 2 मार्क्स का। ये हैं बच्चों स्टार्टिंग के 4 एमसीक्यू। अपन सब चैप्टर वाइज एनालिसिस सारी चीजें सब देखेंगे। एक बार में आपको जो हमने पढ़ लिया है उतना पेपर गो थ्रू करें, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा उससे कि यार अपन महू जाना है तो महू की बस में ही बैठे, देवास की में नहीं बैठे, राइट? आपको समझ में आएगा कि वी आर मूविंग इनटू द करेक्ट डायरेक्शन। बच्चों केस सिनेरियो 2 जो है इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन बैंक ऑडिट। क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इंडिविजुअल इसमें पैरावाइज पढ़ के नहीं जा रहा हूं। चैप्टर ये जब हम कवर करेंगे तब मैं आपको पूरा ये केस सिनेरियो गो थ्रू करवाऊंगा। सो ये वाला बैंक ऑडिट से 4, इसके ऊपर बेस्ड 4 हमारे पास एमसीक्यू पूछे गए बच्चों, 5, 6, 7 और 8। तो 8 मार्क्स का एमसीक्यू केस स्टडी डायरेक्टली पूछा गया बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में से, विच इज चैप्टर नंबर 10। ठीक है, एक चैप्टर में से 8 मार्क का, डिस्क्रिप्टिव में कुछ नहीं पूछा, तो एमसीक्यू में ही पूरा कोटा कर लिया उन्होंने। वहां पर बैंक ऑडिट वाला भी जो वो एमसीक्यू बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। ये एक बच्चे ने मुझे भेजा है, उसने ये टिक लगा लगा के जो भेजे हैं छोटे छोटे, मैंने चेक किए सब सही हैं। तो इट इज वेरी गुड एमसीक्यू। अब आगे आते हैं, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब एक हमारा पढ़ा हुआ है 10 नंबर, नहीं हाँ 9 नंबर। बच्चों 9 नंबर फिर से चैप्टर नंबर 5 एस 26 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन केस एनी इंटेंजिबल असेट इज नॉट इन
एक्टिव यूज बाय द एंटिटी द ऑडिटर शुड चेक वेदर। AS26 आपने पढ़ लिया है, अकाउंट्स में आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये चारों के अंदर विच इज मोस्ट सुइटेबल स्टेटमेंट जो यहां पर एड्रेस करेगा इस इश्यू को, बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग ए करेक्ट है, बी गलत लग रहा है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट डी है। देखिए डी को मैं रीड करता हूं। द डिलीशन विद रेस्पेक्ट टू द इंटेंजिबल असेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट। ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल बात करूं मैं, सर असेट के डिलीशन पर अप्रूवल चाहिए, क्लियर बात है, हमने पढ़ा ये तो पूरा। परचेस पर भी चाहिए, डिलीशन पर भी चाहिए। तो सर डिलीशन अकाउंट्स में कब होगा? पोस्ट अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, पहले अप्रूवल कराओ फिर बुक से हटाओ, ठीक है सर। देन एंड द अमोर्टाइजेशन चार्जेज हैज सीज्ड बियॉन्ड दैट डेट ऑफ डिलीशन। उसके पहले तक तो लगेगा ना अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन, जब तक बुक्स में है लगेगा ना। हाँ सर लगेगा। तो ऑडिटिंग के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस मेरे लिए है डी। क्या बोल रहा है डी? कि सर बुक से तब हटाना जब मैनेजमेंट अप्रूव कर दे। सर बुक्स में डेप्रिसिएशन तब बंद करना जब ये डिलीशन हो जाए, उस डेट के बाद बंद करना, तब तक लगेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। फिर से चैप्टर 5 से डायरेक्ट 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया। चैप्टर 5 अभी अपना चल ही रहा था, अपन ने कल ही खत्म किया है। 3 क्वेश्चन तो मिल गए आपको अभी तक, यानी 6 नंबर तो हो गए बच्चों। चलो नेक्स्ट, ये भी हमारा पढ़ा हुआ। अब ये जनरल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पेपर में आप लोगों को शेयर कर दूंगा आज ही। मैनेजमेंट ऑफ ECX सिस्टम लिमिटेड एक्नॉलेज दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल नॉट बी सुटेबल व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट सुटेबल कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट ने ही बोल दिया। कोई प्रॉब्लम? अब तो बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ ECX लिमिटेड एक्नॉलेज्ड, उन्होंने माना कि यस दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल नॉट बी सुटेबल व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट द फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वुड सुटेबली बी disclosed in the notes of account. How should the auditor address this while preparing independent auditor's report? कहां से आया है? ऐसे 570 में से, जो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में। चारों ऑप्शन पढ़ो जरा एक बार। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर डिस्क्रिप्टिव में दिया जाता ना तो कंफ्यूजन हो सकता था कि क्या मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है या वो सेपरेट पैरा के अंदर डिस्क्लोजर देना है। लेकिन ये एमसीक्यू में पूछा गया। बी सी डी तीनों के अंदर एक अलग स्टैंडर्ड का रेफरेंस है। 701, 705, 570 में भी की ऑडिट मैटर, ये एक स्टैंडर्ड है। 701 हम पढ़ेंगे आगामी कुछ 5-10 दिनों बाद ही। लेकिन उस स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा है कि अगर गोइंग कंसर्न में सिग्निफिकेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला मैटर है तो वो ऐसे 570 में सेपरेट पैरा में रिपोर्ट होगा, ना कि ऐसे 700 सीरीज का पार्ट होगा। So A is the most suitable and perfect answer to include a separate section under the heading material uncertainty related to going concern in the auditor's report as per the requirement of SA 570। पढ़ा है क्या बच्चों ये अपन ने? अरे बोलो ना। वो भूली दास्तां फिर याद आ गई कि अभी भी नहीं आई? आई पक्का। हमने ऐसा एक चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर फर्स्ट वाला रिपोर्टिंग पॉइंट था, बीच में प्लस लगा था बच्चा, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। तो 2 चीजें आएंगी, अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस ए सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी। ये उस बात को डायरेक्टली यहां पर पूछ लिया। पिछले अटेम्प्ट में सितंबर 24 में
आई थिंक सितंबर 24 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका रिपोर्टिंग वाला मैंने आपको बताया भी था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था ऑडिट रिपोर्टिंग में इसी पॉइंट पर 4 मार्क्स में, अभी 2 मार्क्स में वापस वो क्वेश्चन आ गया। सो चैप्टर 7 ऐसे 570 से 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 9 से हमने नहीं पढ़ा है अभी। एलएलपी को लेकर एक एमसीक्यू है, इसे भी हम रेस्पेक्टिव टाइम पे कवर करेंगे। केस सिनेरियो 3 बच्चों, ये केस सिनेरियो 3 साथ में पढ़ते हैं। जरा बताना मुझे कि हमने ऐसी कुछ बात कभी करी है क्या? रीड करते हैं बच्चों साथ में। पीछे विजिबल है बच्चों, या ये पेपर अभी भेज दूं पहले आप लोग को ग्रुप में? बच्चों मैंने भेज दिया अपने ग्रुप के अंदर, सो ज्वाइन अस क्विकली इन दिस। केस सिनेरियो 3, PKH and Associate, a chartered accountant firm, is practicing in Mumbai since last 2 decades. बहुत बढ़िया, बड़ी फर्म है साहब। Rahul got the opportunity to work as an article clerk with this firm. After completion of formalities of article clerk registration, Rahul is placed in the statutory audit team of the firm. यहाँ तक की बात कोई काम की है क्या? नहीं सर, ये पिक्चर के पहले शुरू में जो नाम आते हैं ना, सिनेमेटोग्राफर कौन था, ये कौन था, वो कौन था, जिसको अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, ये वो वाला पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। CAP द पार्टनर हेडिंग ऑडिट टीम, मतलब ये कौन हो गया? इंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है। CAP द पार्टनर हेडिंग ऑडिट टीम प्लान टू टेक राहुल इन द ऑडिट वर्क ऑफ मेसर्स फॉक्स इंडिया लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Till the last year, CAK was the head of the audit team. मतलब सर अपनी ऑडिट टीम में चेंज की बात हो रही है सर, अभी P है, पिछली बार CAK था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। Till the last year, CAK was the head of audit team for audit of Messrs Fox India Limited. As it is the first assignment of Rahul, he has instructed by the partner to go through the audit file of Messrs Fox India Limited for the previous financial year and familiarize himself with audit procedure and methodologies to be followed for upcoming audit assignment. यहां तक का केस समझ में आया? उसको बोला कल से कंपनी के ऑडिट पे जाना है, पिछले साल की फाइल रेफर कर लो ताकि थोड़ा सा आप फेमिलियराइज हो जाओ ऑडिट प्रोसीजर से। ऑन गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल, अब देखो साहब ये राहुल ने क्या किया। ऑन गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल of the FY 22-23, Rahul found revised engagement letter. कौन सा स्टैंडर्ड? ऐसे 210, शाबाश। So Rahul found revised engagement letter and other working paper relating to MAT and deferred tax calculation and the following extract on verification of expense. मुझे बताओ बच्चों, ये जो एक्सट्रैक्ट यहां पर दिया गया है ये क्या है? What is this? ये क्या है? सर ऐसा किया था, ऊपर बोला था सर ने पहले कंपनी का नाम लिख दो, फिर लिखो प्रिपेयर्ड बाय, फिर लिखो रिव्यूड बाय, फिर लिखो अप्रूव्ड बाय। कहां पढ़ा था ऐसा? ऑडिट प्रोग्राम, ड्राफ्ट ए ऑडिट प्रोग्राम आपको करवाया है मैंने एग्जैक्ट। ये ड्राफ्ट है ऑडिट प्रोग्राम, ये देखते ही क्लिक होना चाहिए सर ये ऑडिट प्रोग्राम उसको मिला है, उसको पिछले साल की फाइल में ऑडिट प्रोग्राम मिला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। राहुल इमीडिएटली ड्राफ्टेड ए रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑल्सो स्पेसिफाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट टू इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर रुक रहा हूं बच्चों। पिछले साल की फाइल में उसने देखा कि एक एंगेजमेंट लेटर था, तो राहुल ने सोचा कि ये तो हर साल लगता होगा, सो ही प्रिपेयर्ड ए एंगेजमेंट लेटर फॉर करंट ईयर। जरूरत थी क्या? आगे यही बात आएगी। आपको ऐसे केस स्टडी पढ़ना है कि उसने पिछले साल की फाइल में एंगेजमेंट लेटर देखा, नवा नवा लड़का है, उसने भी बना दिया कि शायद इस बार भी लगेगा।
ठीक है, चलिए। सो राहुल इमीडिएटली ड्राफ्टेड ए रिवाइज एंगेजमेंट लेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑल्सो स्पेसिफाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट। बच्चों स्कोप ऑफ ऑडिट कहां पढ़ा है? चैप्टर नंबर 1। जरा देखिए उसका स्कोप सही है क्या, बताइएगा मुझे। स्टेटमेंट 1, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या हम ऑडिट में चेक करते हैं क्या? यस। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करते हैं। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करते हैं ये? गंदी बात। नंबर 4 पर आते हैं। कवरेज ऑफ all aspects of entity relevant to the financial statements being audited, ये करते हैं? हाँ करते हैं। तो साहब एक ही मिली हमको गलत बात, बाकी सब सही है। नया लड़का है राहुल, इसका मतलब आगे इस पे भी क्वेश्चन आएगा। ऐसे केस स्टडी को पढ़ना है अपन। एग्जैक्टली अभी का पेपर आपके सामने देख रहे हैं, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। He thought that it is mandatory to obtain engagement letter every year. He thought, कौन? राहुल। ठीक है साहब। And handed over revised draft to CAP, जो उसका एंगेजमेंट लेटर था उसको उसने जाके दिया। और फिर CAP क्या बोलेगा? क्या सोचा था, बहुत शाबाशी मिलेगी, ऐसी बात यहां आने वाली। So CAP is surprised। क्या सर? एज वाई राहुल ड्राफ्टेड द सेम एंड एक्सप्लेन्ड हिम द सिचुएशंस अंडर विच इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ए रिवाइज एंगेजमेंट लेटर। आपको याद आया? नीड टू रिमाइंड और रिवाइज, नीड टू रिमाइंड और रिवाइज, वहीं पर बनता है नया। चलिए आगे आ रहे हैं बच्चों। बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मेसर्स फॉक्स इंडिया लिमिटेड। देखो अभी तक की सारी बात थी बच्चों ऐसे 210 पर आधारित। अब इंटरवल के बाद की पिक्चर आ गई, चेंज। बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मेसर्स फॉक्स इंडिया लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 राहुल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट। शिफ्ट हो गया मामला पूरा, 210 से सीधे आ गए 560 पर। एक ही उसमें ब्लेंडिंग ऑफ एसेस। जरूर ये किसी ने NI नहीं AI लगाया है। NI इज नेचुरल इंटेलिजेंस, ये AI से बनाया हुआ पेपर है। ऐसे ब्लेंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड इस तरह से केस स्टडीज बन रही हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब सर सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए क्या करा देखो राहुल ने, पढ़ते हैं। ऑब्टेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स established by the company to ensure that subsequent events are identified। याद करो ऐसे 560 में हमारे ऑडिट प्रोसीजर याद करो, 4 ही ऑडिट प्रोसीजर वहां हुआ करते थे। पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं यहां पर। सर पहले अंडरस्टैंडिंग लो कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर का टू गेट द नॉलेज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। सर मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है उसका अंडरस्टैंडिंग लो। दूसरा, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैज बीन ऑकर्ड व्हिच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन दिस डेट। रीड द एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब ऑडिट प्रोसीजर है। हाँ, फोर्थ पढ़ते हैं। रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ फॉक्स इंडिया लिमिटेड दैट हैव बीन हेल्ड अप टू 31/3/24। चारों में से कौन सी बात आपको लग रहा है कि हमें सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में सिंक नहीं लग रही है, संगत नहीं लग रही है? विच वन? ABCD? अरे राहुल नया नया लड़का, आप थोड़ी नए नए हो, बताओ ना। विच वन बच्चा? फर्स्ट वन तो एकदम परफेक्ट ऑडिट प्रोसीजर है, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा बच्चा। डी वाला क्यों बेटा? परफेक्ट, क्योंकि मिनट्स 31/3/24 तक के देख के सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे पता चलेगा? गेटिंग द पॉइंट? लॉजिकल पॉइंट है सर। 31/3/24 तक के मिनट्स देखकर 31/3/24 के बाद के सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? सो यहां पर ये चौथा वाला जो पॉइंट है बच्चों, 4th नंबर, ये थोड़ा असंगत या गलत है। आगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 12 to 15।
12 नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय राहुल इन रिवाइज ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट। ऊपर स्कोप पढ़ा था, स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट, अग्री। चलो तो ये इजी था कि टफ था? इजी था। देखना नेट पे जितने भी ऑडिट के पेपर के रिव्यू मिलेंगे सब बोल रहे हैं पेपर उम्मीदों से काफी टफ था। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं था टफ। अभी आगे भी आपसे ही पूछूंगा, आप ही बताना टफ था या इजी था, ईमानदारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू FY 22-23 इन रिलेशन टू एक्सट्रैक्ट फाउंड। वो जो ऊपर बना हुआ मैंने पूछा आपको, ये क्या है, ये क्या है, बताओ कितना मजेदार है। पहले हमको बोलते थे ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करो, अब बोला ये लो ऑडिट प्रोग्राम, बताओ ना ये क्या है मजेदार। तो साहब पूरी चीज आपको दे दी और आपको पूछ रहे हैं बताओ ये क्या है, तो हमने बोला चल झूठे ऑडिट प्रोग्राम, ये ऑडिट प्रोग्राम है। एकदम परफेक्ट आंसर, 2 मार्क्स का बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मिस्टर फॉक्स इंडिया लिमिटेड बाय राहुल इज नॉट एज पर SA 560। रिमेंबर बच्चों, ऊपर उन्होंने केस में आपको सब्सिक्वेंट इवेंट लिखा, नीचे आपको स्टैंडर्ड का नाम भी दिया, फिर भी दोनों कनेक्ट ना हो तो सॉरी। समझ रहे हो बात? आपको पूरा लिंक दिया, ऊपर सब्सिक्वेंट इवेंट वर्ड लिखा है, नीचे आपको ऐसे 560 भी लिख दिया है। अब यहां पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा हमने बात की थी? 4th वाला प्रोसीजर D जो है दैट इज नॉट एज पर SA 560। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिलीवेंट हैं, लेकिन सर क्योंकि मिनट वो अप टू 31/3/24 देख रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, एक केस स्टडी में 3 अलग अलग चैप्टर के MCQ आपको कवर किए गए हैं। 15 पढ़िए, लास्ट वन। Which of the following would not form part of the explanation given by CAP to Rahul? CAP ने राहुल को क्या समझाया था कि बेटा इन सिचुएशन में रिवाइज एंगेजमेंट लेटर लगता है। तो क्या समझाया होगा? देखो सारा उल्टा ही चल रहा है। हमको बोलते थे सर क्वेश्चन आएगा व्हेन वी नीड टू सेंड ए फ्रेश एंगेजमेंट लेटर, तो हमने बोला व्हेन देयर इज ए नीड टू रिमाइंड एंड रिवाइज, और हमने वो सिचुएशन से याद की। अब हमें वो सिचुएशंस तो ऑब्जेक्टिव में लिख दी है ना, एकदम शिफ्ट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पेपर के पैटर्न में बहुत चेंज है बच्चों। पहले ऐसे MCQ केस स्टडीज नहीं आती थी जिसमें एक के हर पैरा के अंदर चैप्टर चेंज हो रहा है, हर पैरा में चैप्टर चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। अच्छा भी है। कोई बच्चा बोलता नहीं ऐसे 560 बहुत टफ है, वो छोड़ के गया हूं, बाकी सब पढ़ा है। तब 560 से पूरा 8 नंबर का ऐसे नहीं पूछ लिया, राइट। अच्छा भी है। कई तरह से ऐसा भी है कि अब आपको हर चीज को 100% आना जरूरी है। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। तो यहां पर C वाला जो है बच्चों वो गलत है, क्योंकि दिस इज द केस विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर। सर यहां चेंज इन मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं? चेंज इन एंगेजमेंट पार्टनर हुआ है। दिस इज नोवेयर ए केस ऑफ सेंड द एंगेजमेंट लेटर। क्लियर है? पक्का? यहां हमने सारे MCQ समाप्त किए। कैसा लगा 30 मार्क्स का पोर्शन MCQ चैप्टर वाइज? दिस इज द वे वी ऑलवेज डू द रिव्यू ऑफ पेपर। ये देखो बच्चों चैप्टर वाइज बात करते हैं। सर सबसे बड़ा कहां से पूछ लिया आपने से? यहां पर सबसे बड़ा पूछ लिया सर, बैंक ऑडिट। कौन सा चैप्टर है ये बच्चों? बैंक ऑडिट। फिर उसके बाद सर कहां से पूछा सबसे ज्यादा? और चैप्टर नंबर 5 कौन सा है ये? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये 30 मार्क्स में से अभी हमने बैंक ऑडिट नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी हमने बैंक ऑडिट नहीं पढ़ा है। बाकी मुझे बताओ क्या आप ये सारा कर सकते थे कि नहीं?
कुछ ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस है? कर पाएंगे ना? तो आएंगे ना 70? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात करेंगे अभी। अब डिटेल पेपर पर आते हैं। अब डिटेल पेपर पे आते हैं। फर्स्ट का एक क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे इस पे, पहले आगे के क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी। Fashion Garments Limited is a company engaged in the manufacturing and sale of ready-made garments. The products manufactured by FGL cater the clothing requirement of men, women and kids section. ठीक है। Pearl and Associate Chartered Accountant is the statutory auditor of this company. Partner CA Pearl asked her audit assistants to go through the segment information. किधर तो पढ़ा है सर ये? किधर तो पढ़ा है? बताओ जरा, किधर पढ़ा है? टेल मी, किधर पढ़ा है? हाँ जी, यस यस, बिल्कुल सही। ऐसे 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, तीन चीजें पड़ी थी वहां, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। चलिए साहब, सो पार्टनर सी पर्ल आस्क हर ऑडिट असिस्टेंट टू गो थ्रू द सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Assistant is new to the audit engagement and seeks her guidance on what is the key responsibility of auditor in relation to segment information. What should CA Pearl guide the assistant on the said matter? 2 marks. Or what audit procedure should CA Pearl perform to ensure that methods used by the management to present segment information are in accordance with the AFRF? 5 मार्क का क्वेश्चन आने लगा इस बार से, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा 2+3 हो गया, सिर्फ 5 का भी मिलेगा आगे। दिस इज अगेन ए चेंज इन पैटर्न। अब तक हमको 4+4+3+3 ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब हमें 5+4 5+5+4 ऐसा आ रहा है। उस 5 वाले क्वेश्चन में सम टाइम दे डू दिस 2+3। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है क्या आपका? सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पूछा है, हमने बोला था सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाए कि क्या सेगमेंट इंफॉर्मेशन एज पर एएफआरएफ डिस्क्लोज हुई है, क्या एज पर एएफआरएफ कैप्चर हुई है। फिर हमने अलग से एक स्लाइड पढ़ी थी कि सर दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर। हम देखेंगे सेगमेंट में आपस में इंटर सेगमेंट नॉक ऑफ कैसे होता है, अलोकेशन कैसे होता है, क्या सिस्टम के अंदर सही से कैप्चर हो रहा है, टेस्ट डेटा चेक करेंगे, वो सब बातें यहां पर है। दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी क्या जिम्मेदारी है? 2+3 सेगमेंट इंफॉर्मेशन का 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे 501 से। मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से हमारा पढ़ा हुआ है और हम इसे कर सकते थे। दिखाऊं क्या इसका आंसर वो अपने स्लाइड में जाके? चलें आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कौन से चैप्टर से आया यार ये? फाइव 501 कहां पे पढ़ा? चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरी 500 सीरीज है बच्चा अपने पास, 550 तक। तो चैप्टर नंबर 4 में से अपना एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। आगे आते हैं। स्पेयर पार्ट्स लिमिटेड रिसीव्ड एन इनपुट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर दैट इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी अपीयर्स टू बी रीजनेबल बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग that any fraudulent activity can be prevented or timely detected by such control. क्या कहना चाह रहे हैं यार? मतलब सर एक कंपनी है, ठीक है सर, उन्हें एक इनपुट मिला, किससे मिला? इंटरनल ऑडिटर से। किस बारे में? इंटरनल कंट्रोल के बारे में। क्या कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली ए क्वालिफाइड पर्सन शुड हेड द इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो
सर उन्होंने अब इसको चेंज किया, सीए राज हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनल कंट्रोल हेड ऑफ द कंपनी। ठीक है साहब। हिज स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन वेरियस डिपार्टमेंट एरियाज ऑफ द कंपनी। अब तक कुछ समझ में आ रहा है क्या कवि क्या कहना चाह रहा है, कहां ले जा रहा है? इंटरनल कंट्रोल की कुछ तो बात हो रही है साहब, आगे बढ़ते हैं। ऑन हिज ज्वाइनिंग he studied the various verticals and after identifying important areas prone to fraud implemented strong controls in those areas। सर इंटरनल कंट्रोल वीक था, कंपनी ने किसी एक पर्सन को इंटरनल कंट्रोल हेड बनाया, उसने सब रिव्यू किया, जहां लगता था कि वीक है वहां उसने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इंप्लीमेंट किए। अब तक ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। In his meeting with senior management and statutory auditor, अब अपन पिक्चर में आए। He assured that satisfactory control environment exists and fraud cannot happen. Whether existence of satisfactory control environment can be considered as absolute deterrent to fraud। अरे पढ़ा हुआ है क्या? पहले ये बताओ ना, पढ़ा हुआ है कि नहीं है? बहुत अच्छे से घोटा अपन ने ये कि सर एब्सोल्यूट डेटरेंट मतलब क्या? सर बहुत अच्छी पॉलिसी प्रोसीजर बना ली है, मतलब क्या चोरी नहीं होगी? नहीं, हमने इसके आंसर को डिस्कस भी किया, इस लाइन को कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले बोलेंगे सर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं सर, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं जो कि बाकी सारे इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट की इफेक्टिवनेस अफेक्ट करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा इज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर ऑडिटर, बट इन इटसेल्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट डज नॉट डिटेक्ट, डज नॉट प्रिवेंट एंड करेक्ट एनी मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। सो satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud। ये बात समझानी है 4 मार्क्स में। पढ़ा है क्या? देख लो कहीं पे लिखा हुआ होगा इस पे आईएमपी भी अच्छे से कि ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना आता है बच्चों, ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना आ सकता है, तो ऐसे लिखना है, पहले पॉजिटिव फिर ये बात, फिर बोलेंगे नहीं इटसेल्फ ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा? ये चैप्टर 3 इंटरनल कंट्रोल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया चैप्टर 3 से, 4 मार्क्स। चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए अपन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पहली बार पूछ रहे हैं अपने को अभी। XYZ लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ yarn is planning to expand its operation into a new geographical market and also add new products. Company has prepared prospective financial information to be presented। पहले तो यहीं रुक गया मैं, ये कहां पढ़ा है बच्चों? कहां पढ़ा है? चैप्टर नंबर 1 सर, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, याद आया? वहां पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जब अभी एग्जाम के पहले एक आईएमपी सेक्शन का वीडियो बनाया था, सेशन लिया था, उसके अंदर ये पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने बोला था ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। बच्चे ने मुझे वीडियो का स्नैपशॉट लेके भेजा एग्जाम के बाद कि सर ये वाला आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और ये लग ही रहा था आएगा। आपको भी जब पढ़ाया था तो हैंड रिटन नोट्स के अंदर अलग से मैंने लिख के दिया ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। सो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अब आपको यहां 2-3 बातें पूछी है। एक्सप्लेन द की डिफरेंस, एक्सप्लेन द की डिफरेंस, क्या की डिफरेंस बताना है सर? बिटवीन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर हिस्टोरिकल इज बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक डेटा, पास्ट डेटा, एंड प्रोस्पेक्टिव इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन अबाउट फ्यूचर। सर फिर एश्योरेंस के लेवल में क्या फर्क है? सर एक जगह रीजनेबल comes under audit, दूसरे पे सर cannot be give on the reasonable assurance because based on the future assumptions।
तो वहां क्या होगा सर, मॉडरेट या लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस होगा। सर वहां ऑडिटर की नहीं, ऑडिटर तो ही नहीं, वहां पर प्रोफेशनल की रिपोर्ट में क्या दिया आएगा सर, प्रोफेशनल विल रिपोर्ट दैट द अजम्पशंस आर रीजनेबल, assumptions are reasonable based on actual data, ये हमारी ओपिनियन जाएगी। देखो, लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइडेड इन एन अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 5 मार्क्स में पूछा है। एग्जाम्पल तो एक ही है ना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसे है ही नहीं यहां पे, कौन सा ऐसे लगाओगे? हाँ वो आप दे सकते हैं, यस। जरूरी नहीं है कि 5 मार्क्स का हो तो आधा पौना पेज ही लिखना है। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने 2-3 चीजें पूछी। पहले डिफरेंस बताना हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव में, फिर आप प्रोस्पेक्टिव पर क्या रिपोर्ट देंगे, और लेवल ऑफ अश्योरेंस कौन सा है। 3 बातें हैं अपने पास अलग अलग एड्रेस करने को। सो इट इज गुड क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते थे। 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। बच्चों यार एक भी चीज अभी तक ऐसी आई हो तो बताओ जो हमने क्लास में कवर नहीं की है। एनी वन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बी, CAH is managing partner of HK and Company, a chartered accountant firm having registered office at Delhi, with the annual task of reviewing whether any threat to independence is observed in the firm. Threat कहां पे पढ़ा है? चैप्टर नंबर 11, बिल्कुल सही जवाब, चैप्टर नंबर 11। ठीक है साहब। CAH noted down the following observation received from the staff and partners of the firm for the financial year 23-24. First, CAJ, partner of the firm, performed statutory audit as well as non-audit engagement for Messrs Takeaway Private Limited. कौन सा थ्रेट है ये बताना है, कौन सा थ्रेट है ये बताना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सर देयर मे बी सर्विसेज आई प्रोवाइडेड विच आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, सब्जेक्ट टू ऑडिट जिन्हें मैं ऑडिट में चेक करने वाला हूं। सो इट इज ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट। CAM, partner of the firm who has done income tax audit for the Messrs Happy Associate, whereas CAM has material significant indirect, क्वेश्चन में ही लिख दिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता तो क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। डन। तीसरा, द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल एंड स्टे अकोमोडेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम, फैमिली मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, फैमिली मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, नो। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फैमिलिटी थ्रेट कैसे हो गया ये? फैमिली का नाम आया तो फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं। ऑडिट टीम की फैमिली के खर्चे हमने बियर किए, सो इट इज इनडायरेक्टली ए फाइनेंशियल असिस्टेंट, सो फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। Next, one of the client, Messrs Chalk Limited, threatened to replace them as auditor because the audit team insisted to make provision. Threaten, intimidation threat. Threaten लिखा है, intimidation threat। ऐसा फोटो लगाया था दबाव वाला, याद आ गया। चलिए नेक्स्ट। CAN, partner of the firm who audited Messrs NM Private Limited, become arbitrator for dispute, arbitrated, advocacy threat, advocacy threat। याद करो, ऐसा ही तो पढ़ा था, when auditor pursued the opinion of client। Next, CAN accepted the assignment of tax audit on behalf of the firm of TRF Industries. Management agreed to pay him contingent fee, contingent fee, self interest threat। कंटिजेंट फी का मतलब होता है हमने उसको बोला 5 दिन में ऑडिट खत्म करोगे तो इतनी फीस, 10 दिन में करोगे तो इतनी फीस। कंटिजेंट, यहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फीस से लिंक हो जाती है, इंटरेस्ट आ गया फाइनेंशियल।
6 चीजें पूछी बच्चों, ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। 6 थ्रेड पूछी आपको, अब अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प CAH इन क्लासिफाइंग द टाइप ऑफ थ्रेड। ये 3 मार्क्स में 6 पूछी, आधा नंबर का 1, 6 पूछी आपको, ठीक है। उसके आगे आते हैं, इफ सच थ्रेड एग्जिस्ट व्हाट द ऑडिटर शुड डू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेफगार्ड समझाने। तो क्या लिखेंगे सर, अगर ऐसा है तो हमें पहले तो इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। सर अगर नहीं हो पाता अप्रोप्रिएट सेफगार्ड लेना है। फिर भी लगता है कि थ्रेट है तो आपको विड्रॉ, नॉट टू एक्सेप्ट या विड्रॉ करना है। वो तीनों पॉइंट यहां पर आएंगे। 5 मार्क्स को 3+2 में बांटा। 3 के अंदर भी 6 थ्रेट आपको लिखना है, पर एक एक वर्ड लिखना है, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। एग्जाम्पल खुद उन्होंने दिया है, पूछ रहे हैं कौन सी थ्रेट है। हाँ, थर्ड, ऑडिट टीम की फैमिली नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। चेक कीजिएगा, डिफरेंस है दोनों में। फैमिली ऑफ ऑडिट टीम नहीं होगा, फैमिली मेंबर ऑफ ऑडिट टीम। मैं ऑडिट करने गया बच्चा, मेरी कॉस्ट तो देगा क्लाइंट। आई एम कैरिंग माई पेरेंट्स, माई वाइफ, किड्स। चलो यार चलते मुंबई, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो ये तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया ना एक तरह का, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, सी पढ़िए। FRPN एसोसिएट the statutory auditor of Paint Private Limited, companies into the business of trading and has operation across India. CAM partner in charge of the audit is carrying out the audit procedure with his audit team. He entrusted CA Ravi, one of the team member, the task of obtaining various audit evidence connected with the audit and submit the same to the engagement partner for finalizing the audit report. How can CAM ensure the evidence collected by CA Ravi during the audit will be sufficient for the purpose of audit or not? कौन से ऐसे से आया है? कौन से स्टैंडर्ड से है ये क्वेश्चन? ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, जहां पर पहले पहले पढ़ा SAAE, सफिशिएंसी का मतलब समझाया। सफिशिएंसी क्या बताती है, क्या बताती है? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। किन चीजों से अफेक्ट होती है? RMM, साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, द लेवल ऑफ अश्योरेंस डिजायर्ड, यस, पोलर नेचर ऑफ पॉपुलेशन। यही पूछ रहे हैं आपको 4 मार्क्स में 4 पॉइंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस 4 पॉइंट 4 मार्क्स में पूछे हैं आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। हेलो, बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, देखो बोल रहे ना, CA रवि ड्यूरिंग द ऑडिट विल बी, मतलब पूछ रहे हैं उनको हाउ CAM इंश्योर दैट एविडेंस कलेक्टेड विल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट और नॉट। तो सर सफिशिएंसी किन किन चीजों से अफेक्ट हो रही है? उन 4 पैरामीटर से अफेक्ट हो रही है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के अंदर। वैसे 500 चैप्टर नंबर 4। कोई संदेह कहीं पर, कोई स्केप्टिसिज्म तो बताओ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बच्चों। 5 मार्क्स में आपको पूछा है ACE 26। अभी जब अपन चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था कि इंटेंजिबल और लीजिंग, ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाहे बाहे पूछे जा रहे हैं, अच्छे से तैयार कीजिए। इंटेंजिबल के बारे में यहां पर क्या बताया गया है? एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको उन्होंने सॉफ्टवेयर की वैल्यू दी है, रिसर्च की वैल्यू दी है। आपको दोनों का ट्रीटमेंट पता है। उन्होंने एक असेट खरीदी है कुछ, और उन्होंने बोला है कि सर दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस असेट। तो सॉफ्टवेयर अलग से इंटेंजिबल है,
अलग से इंटेंजिबल है इसका मतलब वही सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पूछा है कि सॉफ्टवेयर की वैल्यू है, रिसर्च की है, क्या अकाउंटिंग करना है। सर सॉफ्टवेयर को हम कैपिटलाइज करेंगे AS 26 के अकॉर्डिंग और रिसर्च को P&L में ले जाएंगे एज पर AS 26। ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आपको बात करना है एज पर AS 26। 5 मार्क्स के अंदर समझाना है पूरा। ये आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से डिटेल में, इसके ऊपर इतना ही डिस्कशन कर रहा हूं। नेक्स्ट, Projects India Limited is engaged in manufacturing and trading of disposal glasses and plates used in social gathering function. XYZ and Company Chartered Accountants is the statutory auditor of this company for this year. Analytical procedure carried out by the audit team headed by CAZ indicate the company's business is going downward and PIL could achieve only 50% of revenue of the previous year. Management has not taken any steps to increase the revenue or add new products or customer. कुछ समझ में आ रहा है किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में? यहीं तक पढ़ के कुछ तो हिंट आना चाहिए, कहां जा रहे हैं इस क्वेश्चन में? टाइटेनिक बन रहे हैं अपन, टाइटेनिक बन रहे हैं अपन, किधर जा रहे हैं? गोइंग कंसर्न ऐसे 570 ऐसा क्लिक होना चाहिए कि यार ये सब बातें खराब बता रहा है, मतलब गोइंग कंसर्न में इधर इशू है। आगे पढ़ते हैं। Also the suppliers are demanding cash payment at the time of purchase of raw material. Before finalizing the audit report, audit in charge asked for a cash flow forecast from management. पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? देखो आगे, audit in charge asked for a cash flow forecast from management for the next 12 months from the end of the financial statement. Keeping in the view of the above fact, answer the following. याद करो बच्चों, हमने पहले एक टेबल पढ़ी, सर इंडिकेटर दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट रिलायबल, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की, इफ दिस इंडिकेटर फाउंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू अप्लाई। वहां पर ही तो बात थी, कैश फ्लो डिमांड करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ का। फिर उस कैश फ्लो की चेकिंग कैसे करेंगे? सर आपने डेटा कहां से लिया है? अजम्पशन रियलिस्टिक है ना? ऑर्डर्स इन हैंड कैसे हैं? आपके प्लान्स क्या हैं? वो अजम्पशन फिजिबल रियलिस्टिक हैं या नहीं है? ये सब पूछा है आपको 5 मार्क्स में। व्हाट कैन बी द लाइकली पर्पज ऑफ CAZ इन द अबव सिचुएशन? भैया ये कैश फ्लो क्यों मांग रहे हैं, पहले तो ये बताओ। तो क्या बोलेंगे अपन? Sir, as per SA 570, all the indicators given in the case are indicating that assumption of going concern is not reliable or doubtful. So auditor wants to ensure the appropriateness of using the going concern assumption. For that purpose, he wants to check the cash flow for the next 12 months. अब कैश फ्लो की चेकिंग कैसे करना है? State any 2 audit procedure for cash flow forecast. बड़ा आसान है सर, पहले तो जो assumption यूज किए वो देखेंगे, और सर डेटा जो यूज किया है वो रिलायबल है या नहीं है। कैश फ्लो के लिए कुछ डेटा लगेगा ना, जो बेस होगा, ऑर्डर्स इन हैंड होंगे, कहां से आ रहा है, वो सब डेटा आप चेक कर लीजिए। 3 + 2 5 मार्क्स, ऐसे 570। सर MCQ में भी था इससे एक क्वेश्चन। हाँ सर, 6 मार्क का, 7 मार्क का, 3 + 2 + 2 7 मार्क का, ऐसे 570 ही पूछ लिया। मेरे मन को भाया, पूछ लिया। हमारे लिए कौन सा चैप्टर था ये? चैप्टर नंबर 7। 550 तक चैप्टर नंबर 4 में, 560, 70, 80 वो सब चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 से पूछ लिया ये वाला। अरे आउट ऑफ सिलेबस है क्या? चलो ये वाला बच्चों ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर से है, जो अभी हमने कवर नहीं किया है। ये हम जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करते हैं। ऐसे 700 का क्वेश्चन है, पर ये हम कवर करेंगे बाद में, अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये हमने पढ़ लिया है। पढ़ो बच्चों 4th का A। PQR and Company Chartered Accountants has been appointed as statutory auditor of MGM Limited.
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी हैव मटीरियल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज डेटर। ठीक है, एजिंग ऑफ डेटर इज बीइंग डन बाय द इंटरनल ऑडिटर एंड इज गिवन बाय देम इन देयर मंथली रिपोर्ट। किधर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है? 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सोचिएगा, द इशू वॉज ऑल्सो डिस्कस विद मैनेजमेंट। द एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम PQR and company decided to give the age-wise data as per the report of internal auditor due to shortage of time। इस सेंटेंस पर तवज्जो चाहिए, यहीं से क्लिक होना चाहिए। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है, ऐसे 610। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट वॉज रिलीज द एंगेजमेंट पार्टनर रियलाइज। कब रियलाइज हो रहा है, कब आत्मज्ञान आ रहा है ऑडिटर को? आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड the statutory auditor engagement partner realized that the disclosure of the data is misleading and the aging was not done by the internal auditor on correct principle, due to which the provision made against old data was wrong। केस समझ में आया क्या यहां तक? आगे बढ़ रहा हूं। The engagement partner held that internal auditor responsible for this। क्या बोलते हो? क्या इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा? हमने अच्छे से बोल्ड इटैलिक में पढ़ा था, भाई यूज करना है तो कर, नहीं तो मत कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही रहेगी। ऐसा ही पढ़ा है। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंगेजमेंट पार्टनर बोल रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि हमने उसकी रिपोर्ट से लिया है। यहीं पर एक केस कमेंट करने का हो गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट वॉज रिलीज द एंगेजमेंट, ये तो पढ़ लिया, सॉरी, आगे। द एंगेजमेंट पार्टनर हेल्ड दैट इंटरनल ऑडिटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इज ही करेक्ट इन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्स प्रोविजनिंग? नहीं सर। फिर व्हाट कंसिडरेशन PQR एंड कंपनी शुड हैव अंडरटेकन बिफोर रिलाइंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? दो क्वेश्चन पूछे, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, दूसरा उसका काम यूज करने से पहले, रिलाई करने से पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए थी? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, वो क्या था अपना, यूज ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ये सब के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं वेदर वी शुड यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और नॉट। कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, इंटीग्रिटी है एंड यूज ऑफ, ये से 3-4 प्रिंसिपल थे। ये चारों प्रिंसिपल में यस है तो हम बोलेंगे यस वी कैन यूज द वर्क। स्टिल व्हाट वी विल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली। इन दोनों बातों को पूछा है आपसे 5 मार्क्स के अंदर। हाँ, 5 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे। ऐसे 610 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे 610 से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अरे क्या इजी है ना पेपर यार, मतलब इतना टफ नहीं है ना जितना हम ऐसा सोचते हैं कैसा पेपर आएगा ऑडिट का। इस पेपर में भी अगर हम 50-60 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो फिर हमारे प्रयासों में ही कमी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो आपसे ही पूछे बगैर जाऊंगा नहीं मैं। देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द असर्शंस दैट द ऑडिटर विल चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। 5 बातों में 5 असर्शन पूछे। कौन सा चैप्टर है? पहला, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सोनल। मेजरमेंट कल ही पढ़ा था अपन ने। ये मेजरमेंट में बात करते हैं ओवर अंडर, मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए बच्चों मेजरमेंट। देन ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट ईयर शैल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस द लोकेशन।
कट ऑफ अलग से असर्शन भी है। हम हमेशा कंप्लीटनेस चेक करने के लिए कट ऑफ पढ़ते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ इज मोर अप्रोप्रिएट, बट कंप्लीटनेस भी लिखता हूं मैं यहां पर, क्योंकि कंप्लीटनेस गलत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जब आपको एक रिलेवेंट ईयर वाली बात अलग से बोली गई है, तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ इज मोर अप्रोप्रिएट, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे पास सजेस्टेड आंसर नहीं है, तो इस पर डिबेट करने जैसा कुछ नहीं है, दोनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड में, एक नंबर में पूछा है, दैट्स इट। थर्ड, sales are recorded correctly in the books based on the invoicing. Invoices, discounts have been properly adjusted or accounted for. Measurement की करेक्टली के कारण एक्यूरेसी, क्या बोलते हो? आपको पूछ रहा हूं, बताओ बताओ। Properly adjusted or accounted for. Sales are recorded correctly in the books based on the invoices discount. मेरे अकॉर्डिंग मेजरमेंट होना चाहिए। देखो, हमने अभी जब पढ़ा था, यहाँ पर आते हैं, अपन ने कल परसों ही पढ़ा है सेल्स वाला। एक मिनट के लिए मैं आपको उस पॉइंट पर लेके चलता हूँ, जिसके कारण से मुझे लगता है मेजरमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये परचेज का हमारा कंजम्पशन वाला जो हमने पढ़ा था, ये परचेज, ये अदर इनकम, ये सेल्स। हाँ, ये सेल्स हम पढ़ रहे हैं। सेल्स के अंदर क्या क्वेश्चन है अभी हमारे पास? डिस्काउंट एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं। कट ऑफ हो गया, मीजरमेंट, एग्जामिनेशन इन डेप्थ, AS11 रिकॉर्डेड विद सेल्स, ये हो गया। ये रहा डिस्काउंट इंसेंटिव, इंश्योर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, मेजरमेंट में लिखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए बच्चों। फोर्थ, द एंटिटी ओन्स और कंट्रोल द इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो। द परचेज इनवॉइसेज हैव मेड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। राइट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो यहां एसेट की बात हो रही है, तो राइट या ओनरशिप। इन्वेंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज एट द लोअर और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। 5 असर्शन 5 मार्क्स में पूछे। मैं मानता हूं चलो 5 में से 3 तो सही होने चाहिए थे, 2 में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, 3 तो सही होने चाहिए। 3 नंबर यू शुड अचीव आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHG and Company Chartered Accountant is statutory auditor of Messrs Backlog Private Limited। बैकलॉग से याद आया, ऑडिट में तो होगा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। For the financial year 23-24, BPL is engaged in providing telecom services and received a notice from telecom regulator। बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ पहले तो कि कहां से आया है। पढ़ो, आपको दिए 2 मिनट, जल्दी से। कहां से लिंक कर रहे हैं आप इसको? हाँ जी, बोलिए। अरे अब तक चुप बैठे। बोलो बोलो जल्दी, कहां से लिंक कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को बच्चों? व्हाट? मैंने पढ़ाया नहीं 705 जैसी कोई चीज अब तक। हाँ, व्हाट इज 705?
अरे बाकी लोग यस। 501 आप बोलना चाह रहे थे शायद, लिटिगेशन एंड क्लेम वो वाला। अच्छा, और कुछ? मेरा ऐसा मानना है कि यह है कारो 2020, बिकॉज लिटिगेशन एंड क्लेम डज नॉट टॉक्स अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम ऐसे 501 में जो बताया है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट इज टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम। यहां तो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं वो कि लिटिगेशन एंड क्लेम है, फिर बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट में एक अपील फाइल करना है। याद करते हैं एक पॉइंट कारो के अंदर लिखा है स्टैट्यूटरी ड्यूज डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड। सर ये स्टैट्यूटरी ड्यूज कैसे है? सर यहां पर एक वर्ड लिखा है रेगुलेटर, मतलब ये ट्राई का पैसा है। टेलीकॉम रेगुलेटर लिखा है, मतलब ये गवर्नमेंट को ड्यूज है कुछ, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज है ये। और सर ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस। कंपनी से कुछ मांगा जा रहा है, कंपनी इज डिसएग्रीइंग ऑन दैट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कारो 2020 का क्वेश्चन, पैरा 3 के अंदर रेस्पेक्टिव पॉइंट जो है हमारा स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड। तो ये डिस्प्यूटेड में आएगा, उसका एक रिपोर्टिंग होता है, आपको रिकॉल करवाता हूं। हम बताएंगे कौन से फोरम में पेंडिंग है, कौन से ईयर का है, क्या अमाउंट है, क्या स्टेटस है। ये रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से यहां पर आएगी। बच्चों कारो में ऐसा क्वेश्चन भी बन गया जहां उन्होंने कारो वर्ड यूज ही नहीं किया, आपको बोल रहे हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन इन दिस पेपर अकॉर्डिंग टू मी, जहां पर आपको सही आइडेंटिफिकेशन करने का एक चैलेंज है। बाकी अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन डिस्कस किए मेरे अकॉर्डिंग सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों। पर until suggested come I believe this question is belongs to कारो 2020। अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं डू यू कन्विंस विद दिस। पूछा है कि ऑडिटर कहां रिपोर्ट करेगा इसको। देखो मेरा एक, अगर एक और एंगल से अगर आप बोलते तो मैं ऐसे 570 भी सोच सकता था, किसी ने सोचा गोइंग कंसर्न, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं बोली कि सर रेगुलेटर ने बोला है ऐसा ऐसा है अब तुम्हारा धंधा बंद, ऐसी कोई बात नहीं आ रही। क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है सर? उस एंगल से आप जा सकते थे। एक और एंगल जहां पर मुझे लगता है बच्चा कैच हो सकता है कि सर एक लिटिगेशन पेंडिंग है जिसका डिसीजन नहीं आया है, सर ये सीरियस हो सकता है, लेकिन कंपनी ने इसको नोट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। तो वो फर्स्ट वाला रिपोर्टिंग का पॉइंट कि हाँ मटेरियल अनसर्टेनिटी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन अकाउंट्स सेपरेट पैरा। पर मेरा एक और लॉजिक देखो, अब अपन आपकी जगह बैठ के सोच रहा हूं यार, ऑलरेडी तो ऐसे 570 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, आपकी जगह बैठ के सोचते हैं है ना, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक एमसीक्यू में पूछ लिया, एक अभी डायरेक्ट ऊपर 4 मार्क में भी पूछ लिया था, 5 मार्क्स में भी। अरे क्या पूरा 570 पूछेंगे 4 नंबर का? और नहीं नहीं, ये कारो ही है। समटाइम वी थिंक लाइक दिस ऑल्सो। मेरा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये कारो 2020 का ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। पर जिस बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है उसने बोला 570 लिखा है इसमें ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5th का ए, जेड लिमिटेड engaged ABC and Company Chartered Accountant to conduct its statutory audit for the financial year 23-24. The audit team developed an overall audit strategy and plan to address the risk. During the audit, several significant changes occurred, including the discovery of a material misstatement in inventory valuation and changes in the scope of audit procedure due to an unexpected acquisition by Z Limited. क्या हुआ सर? प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाया, ऑडिट के दौरान बहुत सारे सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट मिले और इवन ये एक एक्विजिशन हो रहा है, इस कारण भी सब चेंज हो गया। मतलब प्लान और स्ट्रेटेजी में रिवीजन हुआ। हो सकता है ना बच्चों?
हो सकता है ना, यस, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट हो सकता है। तो क्या पूछना चाहता है कवि यहां, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर जेड लिमिटेड शुड रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस बट द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी फेल्ड टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। As a senior auditor of the firm, briefly outline what should be included in the documentation of the audit strategy and audit plan, and how should the audit documentation address significant changes made during the audit engagement। कौन सी जगह से आया ये क्वेश्चन यार? This is basically blending चैप्टर 2 और चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जहां जहां भी है ऐसा एक क्वेश्चन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर बन सकता है। ये हमने पढ़ा तब भी बात की थी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इस पर्टिकुलर चैप्टर में याद करो लास्ट में 3 बातें पढ़ी थी। सर हम क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? फर्स्ट वी विल डॉक्यूमेंट द स्ट्रेटेजी, सेकंड प्लान, थर्ड एनी चेंजेस एंड रीजन फॉर द सेम एंड हाउ वी एड्रेस। वो सारी बातें यहां पर डॉक्यूमेंट करना है। बच्चों इन सबको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि क्या पूछा है, 5 मार्क्स में पूछा है, तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। सर ऑडिट स्ट्रैटेजी में हम रिसोर्सेज और वो सारी बात करते हैं, वो डॉक्यूमेंट करते हैं। प्लान के अंदर हम एनटीई डॉक्यूमेंट करते हैं। और सर एनी चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान एंड द सर्कमस्टांसेस फॉर दैट एंड हाउ वी एड्रेस, वो सब हम बात करेंगे। क्योंकि 5 मार्क्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन के वो 3 पॉइंट पूछे हैं, तो वो 3 पॉइंट को थोड़ा एलॉबरेट करना होगा। और 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, बेसिकली कंसेप्चुअली चैप्टर नंबर 6 वहां से, और चैप्टर 2 का उसका इनपुट है। ये भी हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। पढ़ो नेक्स्ट। SRP Limited appointed Messrs. JK and Company as its statutory auditors. Auditors, while carrying out the audit, observed that company has entered into a complex transaction having material effect on the financial statement. ठीक है साहब। In order to have realistic information on the said transaction relevant to audit, audit team decided to take assistance from TCWG। TCWG से कम्युनिकेशन कहां पड़ा है ऐसे 260 क्या करते हैं उनसे सर 2 वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। क्या फायदा? सर उनको फायदा ऑडिट का स्कोप ऑब्जेक्टिव समझ आता है। हमको क्या फायदा? सर रिलेवेंट थिंग्स फॉर ऑडिट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट हमें पता चल जाती हैं। ये सब इन्होंने किया। अब 2 of the team member were discussing as to who can be those charged with governance। उन्होंने सोचा कि TCWG से बात करते हैं, पर 2 टीम एंगेजमेंट टीम के मेंबर हैं, वो कंफ्यूज हैं कि यार TCWG है कौन, बताओ इनको। कैन यू गाइड देम बाय एक्सप्लेनिंग द सेम। कौन होते हैं TCWG? वो जो टेबल मैंने एक बनाई थी, इधर TCWG इधर मैनेजमेंट, वो सब बात करना है। TCWG आर दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। They are overall responsible for the company. They oversee the financial reporting process. Sometimes it is in the form of board of director or committee. ऐसी सारी बातें आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स में TCWG क्या होते हैं पूछा है। चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा है 260, वहां से पूछा है ये 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन। रेफरेंस लीजिए ऐसे का, TCWG को डिफाइन कीजिए और लिखिए TCWG इंक्लूड्स दिस, और फिर केस का रेफरेंस लीजिए। बेस्ड ऑन दीज दे कैन डिसाइड द दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इस तरह से आंसर करना है बच्चों इसका। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, इसको छोड़ दिया मैंने। ये हमने पढ़ा नहीं स्कूल फीस का, छोड़ दिया मैंने। पढ़िए, नहीं ये भी हमने नहीं पढ़ा, सॉरी ये भी नहीं पढ़ा है। ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। कैसा लगा ऑडिट का पेपर?
अरे अभी अपना रिव्यू कहाँ खत्म हुआ, ये देखो जितने भी अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू पहले ही बता दिया मैंने आपको, चैप्टर वाइज अलोकेशन बता दिया। नाउ सी द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, क्वेश्चन A1 का ABC ऐसा हम डिटेल में गए, और आपको दे दूंगा बच्चों, डोंट वरी। 118 मार्क्स का अपना पेपर है, 118, 30 प्लस इंक्लूडिंग ऑप्शनल वाला जो अपना क्वेश्चन है, 30 प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा क्वेश्चन है 20, कितना नंबर बच गया अपना, 98 समथिंग राइट, कि 88 आई थिंक, 88 मार्क्स का जो बचा हुआ पेपर है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन का जो तरीका है 5 + 5 + 4, पहले क्या हुआ करता था 4 + 4 + 3 + 3, तो क्या एक क्वेश्चन कम हुआ है एट फ्यू प्लेसेस, यस। बाकी अभी आपने पूरा पेपर देखा, जब ये 5 मार्क्स का होता है इसको ये क्या कर देते हैं, 3 + 2 कर देते हैं यार, राइट। तो पर कहीं कहीं पर हमने देखा ना, जैसे पूरा 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस तरह से पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ है, और ये बड़ा चेंज है बच्चों इस तरह से कि अब आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने देखा कहीं पर भी ऐसा डायरेक्ट लिखना आया और लिखो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है, कहीं नहीं आ रहा यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है ऐसा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक केस बना के दिया जा रहा है, तब आपको उसको हिट करना है कि हाँ ये चीज पूछी है, ये डायरेक्ट लिख दो। ये चैप्टर वाइज जो दिया है सर, इससे तो कम समझ में आएगा ना, थोड़ा और देखते हैं अच्छे से, ये लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी एक इंगेजमेंट वाला पूछा था, राइट, फिर नीचे थ्रेट वाला भी पूछा, थ्रेट्स वाला भी पूछा, हाँ वही, इसलिए एमसीक्यू और सब मिलाकर, और दूसरा इंक्लूडिंग ऑप्शनल, ये 118 का बाइफर्गेशन है बच्चा, ना कि 100 का, ये 118 मार्क्स का बाइफर्गेशन है। फिर हमेशा से ही कहते आए हम सर 1 2 6 7 10 11 पहले करो, 49 मार्क्स है उसमें से, और ये 49 मार्क्स आप कम समय में कर सकते हो, इन लेस टाइम यू कैन अचीव दिस, कम समय में हो सकता है ये। बाकी सारे जो चैप्टर हैं, 3 बड़ा चैप्टर है, 4 बड़ा चैप्टर है, कितने कितने मार्क्स के हैं आप देख सकते हैं। 3 तो आपको पता ही है बड़ा है, 4 पूरा ऐसे 500 सीरीज, चैप्टर 5 जो अभी अपन ने खत्म किया, हाईएस्ट वेटेज 16 मार्क्स। अभी भी खत्म नहीं हुआ है अपना रिव्यू। और एक बात करते हैं सर, चैप्टर वाइज टॉपिक कौन कौन से पूछे, चैप्टर वाइज टॉपिक कौन कौन से पूछे बच्चों, ये आप देखना, मेरे हिसाब से हमने जितना डिटेल में कवर किया है फ्रॉम दी कमिंग अटेम्प्ट, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, आप कितने भी रिव्यू देख लीजिए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अभी हमने सारे देख लिए, एक क्विक स्नैपशॉट। सर चैप्टर 2 से हमें पूछा ऑडिट स्ट्रेटेजी एंटिटी हैविंग आईटी एनवायरनमेंट। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना बच्चों, फर्स्ट वाला, वो एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैंने उसको उस समय छोड़ा था। अब उसकी बात करते हैं, पढ़िए 1 का ए। AP and company chartered accountant are appointed as statutory auditor of this company, a listed company engaged in manufacturing of electric vehicle for this year. As per recent guideline issued by the regulatory authority, every listed company is required to maintain a digital database of all those personnel who could access the books of the company to avoid insider trading. ठीक है साहब। In case of non-compliance, hefty fines may be imposed on the company. So CAP engagement partner from auditor firm for the audit of this company. During planning, CAP planned that he would inquire from in-house IT head of the company about the maintenance of digital database to identify and assess RMM, the risk of non-compliance with regulatory guidelines. In the light of above explained, पहला point,
whether CAP is required to consider about the maintenance of digital database while framing audit strategy। बताओ बच्चों, ये एक और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी है मुझे लगता है, थोड़ा सा आपका और अभी जब पूरा ऑडिट पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे आप समझ जाएंगे। Whether CAP is required to consider about the maintenance of digital database while framing audit strategy or not। बोलो ना, करना है कि नहीं करना है, कंसिडर भी करना है कि नहीं करना है। यस सर, हेफ्टी फाइन्स लग सकते हैं। तो हमें एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो चीजें कंपनी में स्टैब्लिश की गई हैं उनका नॉलेज तो लेना ही लेना होगा। तो यस सर, ये जरूरी है। CAP इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर, बोले यस जरूरी है। डिजिटल डेटाबेस वाइल फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, यस। 3 मार्क्स में क्या यस लिखना है? लिखना क्या है? नहीं सर, ऑडिट इन IT इन्वायरमेंट का भी थोड़ा इनपुट ले सकते हो आप, इंटरनल कंट्रोल का इनपुट ले सकते हो आप। सर कंपनी, हमने क्या बात की थी, IT इन्वायरमेंट क्या होता है? वेयर प्रोसेसेस, ऑपरेशन, इवन द डिसीजन टेकन फ्रॉम द हेल्प ऑफ सिस्टम। तो सर यहां पर एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो अगर नॉन कंप्लाइड हो तो हैवी फाइन्स लग सकते हैं। सो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर वी वांट टू सी वेदर देयर एडिक्वेट कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड फॉर दिस और नॉट। Sir, whether that database is secured or not, otherwise it will lead to a heavy fines which may affect company in an adverse manner, which may affect a provisioning requirement in the financial statement. So auditor has to consider this। ये ऑडिटर को कंसिडर करना ही पड़ेगा। वेदर द प्रोसीजर प्लान्ड, अब देखो प्रोसीजर क्या प्लान किया हमने, क्या प्रोसीजर प्लान किया? इंक्वायरी फ्रॉम इन हाउस। तो वेदर द प्रोसीजर प्लान बाय CA इन लाइन विद SA 300। सर SA 300 में क्या होता है? प्लानिंग होती है। प्लानिंग के अंदर हमने बोला कि बस फर्स्ट वी विल डू इंक्वायरी फ्रॉम इन हाउस IT हेड। यस सर, दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। पर क्या सिर्फ इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट? ये बात भी लिखिए यहां पर कि we have adopted the inquiry, but inquiry alone is not sufficient. Auditor may go for test of detail to check the control। ये भी यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलो वापस आ गया यहाँ पर अपने रिव्यू पर। तो बच्चों मैंने बोला क्या क्या क्वेश्चन हमको चैप्टर वाइज आए हैं। टॉपिक की बात करूं, ऑडिट स्ट्रेटेजी में हमको पूछा एंटिटी हैविंग IT इन्वायरमेंट, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर वहीं पर हमको एक बात की इंक्वायरी एस RAP, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट, ये हमने बात कर दी थी, एक क्वेश्चन आया था हमारा, याद आ गया। फिर ऐसे 510 पूछा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सर और क्या पूछा चैप्टर 4 से? सर सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस किन चीजों से अफेक्ट होगी। और क्या पूछा चैप्टर 4 से? सर 610 रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अच्छा सर क्या क्या बच गया जो चैप्टर 4 से नहीं पूछा? समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे आपको देखना है। मैंने इसीलिए यहां पर सितंबर 24 का भी चैप्टर वाइज एनालिसिस डाला। दिस इज व्हाट वी डू, ट्रेंड एनालिसिस। सर सितंबर 24 में भी जो नहीं पूछा, सर जो जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, वही मोहित सर बाद में एक वीडियो बना के बोलेंगे ये तो आएगा। दिस इज व्हाट द ट्रेंड एनालिसिस। आपको अभी से शेयर कर रहा हूं मैं ये, एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, इसको थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इसके ऊपर। मैं तो आपको दूंगा ही बाद में भी, बट दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव कि आप इसे अच्छे से प्लान करें। और बच्चों ऐसा ये जो इंट्यूशन होता है ना, ये बैठता है। ये प्रोस्पेक्टिव मैंने इतनी बार बोला बच्चों को, ये क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 610 मैंने लिख के दिया था कि ये आएगा, 610 भी आया है। तो थोड़ा ऐसा आप अच्छे से चीजों को समझ के तैयारी कीजिए
अच्छे से देखिए, देखो क्या क्या पूछा है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड सेफगार्ड। अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा ना, चैप्टर 11 में और क्या क्या चीजें हैं जो पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहे हैं। सर यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई द थ्रेट, और क्या पूछा, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन 6 में पूछा है, अपन ने डिस्कस कर लिया क्या? ये नहीं किया। 1 मिनट वापस पेपर पर आते हैं। एक क्वेश्चन छूटा है क्या इसका मतलब हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 पर वापस आते हैं। हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका मतलब हाँ ये सी वाला छूट गया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, पहले बताओ। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये हमारे 5 पंचतंत्र सिद्धांत हमारे ऑडिट के लिए, ठीक है साहब। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन दिस। पहला, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट diligently and in accordance with applicable technical and professional standard while providing professional services. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। 2 मार्क्स में ये लिखना है और बस ग्रामर लगानी है। सर एज पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑब्टेन दैट नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑडिट। यही लिखना था यार बच्चों, 2 मार्क्स में पूछा है। इजी है ये वाला ना, मस्त है तो एकदम। दूसरा, ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स वेयर ही बिलीव्स that the information contain a materially false or misleading statement. इंटीग्रिटी, हमें अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए। ये भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा बच्चों। और इसका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी पढ़ लो, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, याद दिला दूंगा अभी, पढ़ो चलो। इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट देयर आर जनरली 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट। दैट आर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या पूछा है? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। क्या वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में थे? नहीं। हमने ऐसा एक चार्ट पढ़ा, देखो याद दिला रहा हूं, ऐसा एक चार्ट पढ़ा, इधर एक डाउन एरो, इधर एक बड़ा ऊपर जाने वाला एरो, फिर लिखा यहां पर इंक्वायरी, फिर लिखा यहां पर ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। बोला बच्चों इंक्वायरी इज मोस्ट इफिशिएंट बट लेस इफेक्टिव, ऐसा कुछ सब पढ़ा था, याद आया? These are the 4 types of audit test available in an automated environment. यही पूछा है इन्होंने यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ओवरऑल व्हाट आई वांट टू कंक्लूड कि ऑडिट का पेपर कंसेप्चुअल आएगा, ऑडिट का पेपर केस बेस्ड आएगा, बट बिलीव मी जो आपने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। इस पेपर के बाद माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीज इवन कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसा ही हमारा क्वेश्चन पेपर भी आ रहा है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से ये पूरा पेपर मेरे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा पेपर होना चाहिए था। ये आपको मैं शेयर करूंगा बच्चों, सितंबर 24 का भी और जनवरी 25 का भी। अब आप जब भी कोई रिवीजन करने बैठे इस टेबल को एक बार रेफर करें कि पिछले 2 अटेम्प्ट से इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पूछा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन दोनों को छोड़ जाना, बट इट विल क्रिएट योर एबीसी एनालिसिस कि यार ये बात 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछी है तो क्या भैया कोर्स में ना पूछेगा ना, आज नहीं तो कल। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे 580 आएगा इस अटेम्प्ट में, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आएगा इस अटेम्प्ट में, देख लेना आप। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर आउटसाइड, ऐसा कुछ अपने पढ़ा है, वो आएगा एग्जाम में, देखना आप। तो आई विल फर्दर गिव यू ऑल दिस टॉपिक्स डिटेल एट राइट टाइम, लेकिन इन दोनों चीजों से आप भी ऐसा एनालिसिस करें। सो दैट्स ऑल इन द रिव्यू ऑफ पेपर। थैंक यू सो मच।